कन्हैया कुमार की महारैली में किसी ने पीएम मोदी पर तंज कसा तो किसी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को निशाना बनाया। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, पेश है बी न्यूज 24 के लिए पटना बिहार से ब्यूरो संवाददाता रईस अहमद की रिपोर्ट। बिहार में नेताओं के विवादित बयान जब जाहिर है, आए दिन विवादित बयान आते रहते हैं। गुरुवार को पटना में आयोजित सीपीआई नेता व जदयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया की महारैली भी इससे बच नहीं सकी। महारैली में मंच पर किसी नेता ने पीएम मोदी पर तंज कसा तो किसी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को निशाना बनाया। सीएए के विरोध पर नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। पटना में वाम दलों की ओर से आयोजित रैली में शामिल कई वक्ताओं ने तो कई बार जोश में विवादित बयान दिए। मंच का संचालन कर रहे नेताओं ने ऐसे बयानों पर तत्काल सफाई भी दे डाली। सबसे किरकिरी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष मनीष कुमार के वक्तव्य को लेकर हुई। छात्र नेता मनीष ने कहा कि काले कानून का समर्थन करने वालों को गोलियों से भून देना चाहिए। हालांकि इनके भाषण के बाद तत्काल मंच से यह कहा गया कि हम गांधीवादी है और हमारी लड़ाई शांति और अहिंसा से ही होगी। उधर रालोसपा नेता जितेंद्र नाथ ने गिरिराज सिंह को भारत में पाकिस्तान का राजदूत कह दिया। वही माले विधायक महबूब आलम ने तो एनपीआर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। गौरतलब है कि वाम दलों की ओर से पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया गया था। दरअसल कन्हैया के नेतृत्व में बिहार के चंपारण से जनगण यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर निकाली गई थी। माह भर तक चली इस यात्रा को समापन आज हुई। इसमें वाम दलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोगों ने शिरकत की। इसमें महात्मा गांधी के प्रपुत्र तुषार गांधी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि इस मैदान में हमारे परदादा गांधी जी ने भी भाषण दिया था और आज मुझको इसका मौका मिला। यह मेरे लिए गर्व की बात है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसा लगना चाहिए? जो सही है वही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह हम लोग सारे आते रहेंगे। जब तक ये एनआरसी आरएसी नहीं हटेगी तब तक हम आते रहेंगे। आपको क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पूरे हिंदुस्तान से एनआरसी हटना चाहिए। सिर्फ अभी बिहार के विधानसभा से लोग कहा कि बिहार में एनआरसी नहीं आएगा, तो बिहार के एनआरसी से कोई मतलब नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के एनआरसी से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लोग जी कन्हैया जी के बातों से आप सहमत हैं? बहुत, और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो हैं ऐसे कि वो जायज बात करते हैं किसी के लिए भी। एनआरसी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? एनआरसी के बारे में यही कहेंगे, मोदी जी अगर आपने देश को बिगाड़ा है तो आप भी बिगड़ते देर नहीं लगेगा, ये पक्की बात है। अगर आपने छेड़ा है, देश तो छिड़ चुका है और आपको छेड़ने के लिए लोग सोचेंगे नहीं, आप खुद ही छिड़ चुके हो, ये मान के चलो। आसाम में रह रहे हैं, जेल में रह रहे हैं, लेकिन मोदी जी जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, जैसे 15 लाख का वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन तो आ सकते हैं। उनका आरएसएस वाला का अच्छा दिन आ गया, मोदी जी का अच्छा दिन आ गया, ठीक है ना, अमित शाह का अच्छा दिन आ गया, अमित शाह के बेटे का अच्छा दिन आ गया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अच्छा दिन कब आएगा? 2014 में आप आए, लेकिन 14 में भी आपने अच्छे दिन नहीं लाया। उसके बाद नोटबंदी किया, उसके बाद जीएसटी लाया। यानी कि आप खाली जो है अपने नाकामी को ढांकने के लिए आप नाकाम हर जगह पे हैं। आपने जो नोटबंदी है क्या है? एक बहुत बड़ा स्कैम है, लूट है। यानी कि देश की जनता का आपने पैसा लूटा है। अभी किसी भी नागरिक के पास देखेगा तो वो तराही इमाम है, चाहे वो बड़ा दुकानदार हो, छोटा दुकानदार हो। अब नीरव मोदी और क्या नाम है वो विजय माल्या है, और जो है विजय माल्या भारत में है, पूरे भारत का दिवालिया है। विजय माल्या को कहाँ इन्होंने डराया? तो ये अमित शाह के ही हुकूमत में लोग भागे। आप कन्हैया के बातों से कितने सहमत हैं? कन्हैया के बातों पे पूरे जो हिंदुस्तान के नागरिक कंधा पे उनको उठाए हुए हैं। वो है कन्हैया, हम लोग उनके वो जो है गोदी ले लिया है, हम लोग गोदी है, ठीक है ना। तो कन्हैया जैसे लोग को जो है देश में ही ये देश को ये लोग चला सकते हैं। जो जेल में पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं कि दहशतगर्द है, आतंकवाद है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो नजीब मारा गया वो नजीब कहाँ गया? ये तो इनको हिसाब देना चाहिए था। जब उनकी माँ जो रो रही थी, बिलक रही थी, मैं टीवी पे आपके माध्यम से देख रहा था कि उनको पुलिस वाले जो है महिला थी
हुए हैं। नजीब की माँ को जो है बेजाते पुलिस के लोगों ने उठा के फेंक दिया। क्या हिंदुस्तान का यही आईन और कानून बता रहा है? कल हम अंग्रेज के डंडा खाते थे, आज हिंदुस्तानी पुलिस का डंडा खाते हैं। एक तरफ जेएनयू के ऊपर हमला हो रहा है, महिलाओं पे नकाबपोश आके हमला कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि उनका अभी चिन्हित किया जाएगा और आतंकवादी 2 मिनट में पकड़ा जाता है। दिल्ली के एक पाकिस्तान नहीं धराते दिल्ली पुलिस से, लेकिन आतंकवादी कैसे धरा जाता है? इसलिए कि इकबाल को फंसाना है, रहीम को फंसाना है, फहीम को फंसाना है। ये फंसाना जो है इन लोगों का काम हो गया। मुसलमानों को फंसाओ और पूरा जो है आज का जो नौजवान है, युवा नौजवान आरएसएस जो हिंदू है माइनस आरएसएस हिंदू, वो बखुलाए हुए हैं कि मोदी जो करा वो ठीक करा। सुबह उठो, रेंग रहा पाकिस्तान, सो रहा पाकिस्तान, हंस रहा पाकिस्तान, मुस्कुरा रहा पाकिस्तान। व्हाट इज पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या है? अगर दिल्ली का अभी चुनाव हुआ अरविंद केजरीवाल का, तो उसने कहा कि फाइनल जो है अगर केजरीवाल जीता है तो पाकिस्तान जीतेगा। तो केजरीवाल क्या पाकिस्तान से क्या चुनाव लड़ा था? मैं पूछना चाहता हूँ। और उसको कहते कि अब अर्बन नक्सलवाद है। अरे भाई क्या पक रहे हो? कैसे प्रधानमंत्री हो तुम? चाय बेचने वाले भी हमको नहीं लगते हो। हमको तो लगता है ये चाय नहीं बेचा, चुरा के गाय बेचा है। क्योंकि गाय पे ज्यादा इनका मतलब गाय पे ज्यादा इनकी सोच है। अब उनके जो अगू भगू है रामदेव, वो क्या बोलता है कि मूत पियो, गोबर खाओ, निरोग हो जाओगे। तो फिर बड़े बड़े एम्स काहे के लिए इंडिया में बना भाई? सब आदमी गाय पाल ले, गाय का मूत पिए। और मैं पूछता हूँ कि अगर रामदेव डेली मूत पिएगा तो मैं भी डेली मूत पियाऊंगा, मुसलमान से हिंदू हो जाऊंगा। ऐसा अगर है तो मैं पूछना चाहता हूँ रामदेव से, कहाँ गए अन्ना हजारा? अरे लोकपाल बिल कहाँ गया? अन्ना हजारा क्या तुमको हजारा मिल गया? वो क्या? ये अन्ना हजारा आरएसएस का एजेंट था। मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ। हमारा नाम मोहम्मद अरशद अली है, पटना सब्जी बाग, शाहीन बाग के बाद अगर कोई देख रहा है किसी को तो सब्जी बाग। और ये लोग धमका रहे हैं कि अगर महिला, देखिए योगी क्या बोलता है कि महिलाएं अगर गोली से नहीं मारेंगी तो गोली चलाएंगे। अरे तुम्हारे पास गोली घट जाएगा, हमारा सीना नहीं घटेगा। हमने लड़ा है, लहू बहाया है भारत की जंग आजादी के लिए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आलिम दीन ने, हमारे उलमाए दीन ने पटना सादिकपुर मौलाना कबीर साहब के खानदान को काला पानी भेजा गया। ये आरएसएस के चंद भर गुंडे चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं। उनकी आबादी क्या है आरएसएस की? चावल में कंकड़। आजकल चावल में कंकड़ भी नहीं आता है क्योंकि चुनावा चावल मिला मेरे भाई। ये कहाँ से हो सकता है? ये मोदी हर जगह पे नाकाम है, हर जगह पे नाकाम है। ये इसी 2020 में इसकी सरकार जाएगी। लोग को चाहिए मंत्रालय, लोग को चाहिए एमपी बना, इसके लोग खुद अलग हो जाएंगे। देखिएगा इनके जो कार्यशैली है, ये कहते हैं, आज कहता है कि मुसलमान जो तिरंगा लेके चला है ये आतंकवाद है। तो पहले तो तेही तिरंगा निकाला था, हमारा कहाँ निकाला हुआ था? तिरंगा का जो ते लोग अपमान कर रहा है कि हर जगह रेलवे स्टेशन फलाना पहले सचिवालय में मुख्य जगह पे रखते थे। तिरंगा सुबह लगता था और शाम में उतर जाता था। तो तिरंगा का अपमान तो ते खुद कर रहा है। नागपुर के प्रधान कार्यालय जिनका आरएसएस का, वहाँ तिरंगा क्यों नहीं पड़ता है? बड़ा तिरंगा से प्रेम है। भारत माता की जय कहो, मैं तो कहता हूँ जय कहने से क्या हो जाएगा? अरे भारत माता की जय कहने से क्या हो जाएगा? लेकिन जबरदस्ती जय नहीं करा सकते हो, तुम भय दिला के नहीं करा सकते हो। भारत माता है, लेकिन माता है तो बाप कौन है? अरे बाप भी होना चाहिए। ये माता दे माता सब तो माता ही है, तो बिना बाप का कोई है पता क्या? अमित शाह का बाप नहीं है, मोदी का बाप नहीं है, अरे माँ भी है, बीवी है। लेकिन वो औरतों पे, जिस माँ के कोख से जन्म लिया है, वो औरतों पे लाठियां चलाता है, औरतों पे गोलियां चलाता है अमित शाह। और योगी नहीं, योगी भारत में चलेगा ना, योगी चलेगा ना, मोदी चलेगा ना, अमित शाह चलेगा ना, मोहन भागवत चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय। मैं बताऊंगा कि जब हिस्ट्री पढ़ा जाएगा तो कहा जाएगा कि इतिहास में पहली बार ये सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कहा गया था कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट बी अल्टर्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस। वो लाए हैं सीए, एनआरसी और एनपीआर, इसके जरिए किया है। और मैं बता देना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है देश में। कभी अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ी जा रही है, कभी रविदास के मंदिर को तोड़ी जा रही है, और कभी एनपीआर एनआरसी बना करके लोगों को देश से निकाला जा रहा है। कितनी घृणित बात है। आज मेरा दिल रो रहा है। मैं बीबीसी को देख रहा था, जो वहाँ माहौल है हमारे वो दिल्ली में,
कि अरे क्या हो रहा है ये वहाँ। ये आते हैं, ये बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के वालों को, उसके 3-4 दिन बाद जा करके वहाँ जो जामिया में घुसकर लोगों को पीटा जाता है। फिर बोला जाता है गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को सरकार इशारा दे रही, फिर जाके तीसरे दिन गोली मारा जाता है। फिर कपिल मिश्रा आते हैं, बोलते हैं कि ट्रम्प चल जाएंगे तो हम जो जबरन हटा देंगे। अरे भाई, ये कौन लोग हैं जो वहाँ शाहीन बाग में बैठे हैं? कौन लोग हैं जो दिल्ली में कर रहे हैं? उनका अधिकार है, आर्टिकल 19 अधिकार देता है कि पीसफुल्ली हम जो है क्या करेंगे, हम आवाज उठा सकते हैं। अरे आप क्यों आ रहे हो किसके अगेंस्ट पे? आपका तो लॉ पास हो गया है, आपको आने की तो जरूरत नहीं है, लॉ तो पास है ना भाई, क्यों आप कर रहे हो? तो ये बहुत गलत हो रहा है देश में। अगर ऐसा देश में हुआ तो पता है गिर युद्ध आ जाएगा। आज मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एक्टिविस्ट जो है यहाँ वही देश को बचाए हुए हैं, और आप जैसे चैनल जो है बचाए हुए हैं देश को, और आप सभी चैनलों का शुक्रिया अदा करते हैं। वो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है सच्ची बात को, दिल रो रहा है। सर, एक सीधा सवाल आपसे, यहाँ मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है एनपीआर बिहार में लागू नहीं हो रहा, फिर इतने बड़े आंदोलन की क्या जरूरत पड़ी? इतने बड़े आंदोलन की बहुत जरूरत है। मैं जानकार आदमी हूँ और देश का, बिहार का सब लोग जानकार है। इन्होंने क्या कहा सुनिए कि एनपीआर नहीं होगा, एनपीआर 2010 वाला होगा। क्यों होगा एनपीआर? आप एनपीआर क्यों करना चाहते हो? वो तो पहले से ही लिसन टू मी, सेंसस आप करवा लो, मर्दुशुमारी करवा लो, वो क्या दिक्कत है आपको? सुनिए मैं बता दूं, लेट मी एक्सप्लेन कि जब भी एनपीआर करने जाएंगे 10 में और अभी में क्या डिफरेंस है? हाँ, 10 में अभी जो है आपको 7 या 8 पॉइंट को जोड़ दिया गया। वही नाम सिर्फ चेंज करके एनपीआर कहा जा रहा है, वो सेंसस ही है। नहीं, लोगों ने जो प्रावधान पास किया है, आपको बता दें, वो 2010 के अनुसार ही होगा। उसमें सिर्फ एक ट्रांसजेंडर का कॉलम ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि मतलब नाम क्या है तो पूरा बताया जाएगा कि हाँ आपका क्या नाम क्या है, ऐसा बात बोल रहे हो, जेंडर से बिलीव करते हो, किस जेंडर से हो, इसका ऐड किया गया। बाकी सारा 2010 मैं बता दूं आपको, देखिए इसमें जो किया गया है, ये जो सेंसस होता है 10 साल के बाद होता है, तो अभी 10 साल पूरा हुआ भी नहीं है। 2010 में हुआ था ना, अभी पूरा हो जाए, इतने जल्दी करने किया। वो नरेंद्र मोदी के आदेश पे क्यों कर रहे हैं भाई? मई में ही हुआ था, 2010 में में हुआ था, यहाँ भी 2010। तो पता है आपको, अब सुनिए क्या हुआ है कि जब वो हमारे बजट आ रहे थे तो 2 बजट क्यों किया गया अनाउंस? एक बजट किया गया किस लिए पता है? सेंसस के लिए, और एक बजट किया एनपीआर के लिए। इसमें तो कुछ घोटाला है भाई। इसीलिए मैं ये हमारा जो है, ये हमारे मुख्यमंत्री है, उनका स्वागत करते हैं कि बहुत अच्छी बात उन्हें की, स्टेप बदला और पूर्ण रूप से वो बोले कि अभी फिलहाल एनपीआर हम नहीं कराएंगे, हमारा इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद होगा, आप लोग सुरक्षित रहिए और हम लोग सेंसस कराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, इस मंच से एक बात कहना चाहूँगा, कितनी दुख की बात है, कभी भी ये देश में ऐसी बात नहीं हुई है कि अगर ये हमारे जो है क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो है हमारे वहाँ से आदेश आता है कि इन लोग पर आप जो है एफआईआर कीजिए और उनका तबादला कर दिया जाता है। कितनी गलत बात है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के जो है जज और जस्टिस इस तरह का आदेश देंगे, उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में, ये देश की राजनीति क्या करेगी और देश बदलेगा। बदलने के लिए इस युवा जो इस तरह का प्रोग्राम हो रहे हैं करते रहेंगे। और ये मैं बता दूं, एनपीआर सीएए जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग देशव्यापी आंदोलन करते रहेंगे। सवाल पूछना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाती है, क्या वो आप लोग मानने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं मानेंगे? सुनिए, आगे भी माना गया था, अभी मस्जिद के मामले में आया था, सबने कितने अच्छे से स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश देंगे हम लोग स्वीकार करेंगे, वो अपेक्स कोर्ट है। अब क्या हुआ है कि जो अगेंस्ट पे बोल रहे थे, अब तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब अपने वाले लोग को वो ले आए हैं, तो अब तो दिक्कत होगा। अब जनता जानती है, तो ये जो है इसीलिए बोल दूं मैं आपको कि संविधान जो है बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। वहाँ दिल्ली में भी हो रहा है, तो हमारे हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ रहे हैं। पता कौन लग रहा है? एक गुट आ रही है, लोगों को मार रहे हैं। मैंने देखा बीबीसी में कि एक मंदिर है, मुसलमान बहुल क्षेत्र में है, मुसलमान और हिंदू मिलकर बचाए हुए हैं, और कई मुसलमानों को हिंदू भाइयों ने बचाया है, कई हिंदुओं को मुसलमान भाइयों ने बचाया है। वहाँ गुटबाजी हो रहा है, कुछ गुट आ रहे हैं, उसको मार रहे हैं। और आप लोग का एक अहम रोल होना चाहिए कि
वहाँ जो पीस हो, हिंदू मुस्लिम की जो चट्टानी एकता है वैसी होनी चाहिए। अच्छा, जैसे एनआरसी के बारे में बात चल रही है, तो इस देश से मान लिया जाए कि एनआरसी नहीं लागू होगा, तो फिर इस देश से घुसपैठियों को किस तरह से निकाला जाए? हाँ, यस वाह। तो मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि नागरिकता देने का लॉ है। तो नागरिकता देने का लॉ है, अदनान सामी को और सलमा आगा को नागरिकता पहले दी जा चुकी है, तो उसी लेवल से आप नागरिकता दीजिए, आसिया को खत्म कीजिए। सर नहीं, ये देखिए, एक मुद्दा ये है कि देश से जो घुसपैठियां हैं उनको निकालना है, उनको निकालने के लिए ये लागू किया जा रहा है। तो देश के मुसलमान को इससे डरने की क्या जरूरत? नहीं, देखिए, ये जब आया था, ये सिर्फ और सिर्फ असम के लिए आया था, और असम में जो होना था असम में हुआ, भाभी सीएम असम में हुआ है, असम में तो हुआ था, वो असम के लिए आया था, असम में खत्म होगा। अब जो होगा सुन लीजिए, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, NRIC होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, ये होने जा रहा है। किसी ने नहीं बोला है, NRIC, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप होने जा रहा है, ये होगा, अब होने जा रहा है। NRC खत्म हो गई है, ये गोल मोल लोग बात बोल रहे हैं। मेरा नाम राशिद इकबाल हुआ, हम इंडियन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी हैं। आप बताइए कि आरएसएस जो है, इसकी पूरी बुक्स जो है ये देशद्रोही और आतंकवादी पे बेस्ड है। आप जानते हैं कि आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजर मैगजीन है, जो 14 अगस्त 1947 को शाये हुई थी, उसमें लिखा था मैं अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानता। आप बताइए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ना माने वो देशभक्त होगा या देशद्रोही होगा? देशद्रोही होगा, यकीन देशद्रोही होगा। फिर 1949 में अम्बेडकर आरएसएस की जो मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उन्होंने लिखा कि देश को मनुस्मृति की जरूरत है, संविधान की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है वो देशद्रोही होगा। आप देखिए, गोवलर की किताब है, वो लिखती है, गोवलर किताब बंच ऑफ थॉट में लिखा है उन्होंने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हॉश पॉश। अब बताइए, जो हॉश पॉश का है वो देशभक्त कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है वो देशद्रोही होगा। आप देखा, ये आपके डिटेंशन क्या आते कहाँ से जहन से? ये लिखते हैं, गोवल की किताब है हम और हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, उसमें लिखते हैं कि हमें हिटलर से सीखना है कि जिस तरह 60 लाख यहूदियों को उसने डिटेंशन कैंप पे रख करके उन्होंने कत्लेआम किया था, उसी तरह हमें इस यहाँ के देशवासियों को कत्लेआम करना है। बताइए, जो कत्लेआम की बात करे वो आतंकवादी होगा कि नहीं? NRC, जाहिर सी बात, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। यानी यहाँ नागरिक की बात नहीं की गई है, बल्कि इस देश की सरहद में, चाहे देशी हो विदेशी हो, इस देश की सरहद में अगर कोई भी होगा उसको नागरिकता के लिए बराबर का कानून होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये नहीं कहा हम भारत के हिंदू, हम भारत के सिख, हम भारत के ईसाई, हम भारत के पारसी, हम भारत के, ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जाहिर सी बात है, भारत के लोग की बात को ये बांटना क्यों चाहते हैं? जाहिर सी बात है, ये हमारे संविधान विरोधी बिल है और देशद्रोही बिल है। आर्टिकल 15 भी कहता है देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। जाहिर सी बात, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्मस्थान के नाम पर, वंश के नाम पर और किसी भी एरिया के नाम पर कहीं भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये भेदभाव जाहिर सी बात है, ये आपको ये जो आर्टिकल 14 और 15 बल्कि पूरी फंडामेंटल राइट्स जो है, ये हमारे संविधान की रूह है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने रूह कहा, आत्मा कहा। आप बताइए, फंडामेंटल राइट्स यानी कि अगर रूह हटा लिया जाए, ये संविधान एक ढांचा रह जाएगा। जाहिर सी बात है, हम ये कहते हैं कि ये संविधान विरोधी बिल है, देशद्रोही बिल है, इसलिए ये हटना चाहिए। अगर नहीं हटती है तो इसके लिए हमें आर्टिकल 32 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अख्तियार देता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। सीए के बारे में तो होम मिनिस्टर बोलते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, 1 इंच पीछे कहने को कहें, लेकिन जब देश की जनता ठान लेगी, जाहिर सी बात है, अपने अधिकारों के नाम पे हर जगह प्रोटेस्ट करेगी और हुकूमत के नाक पे दम कर देगी। हुकूमत के बाप की ताकत नहीं है कि वो सीओ को वापस ना ले, क्योंकि देश जनता का है और जनता फैसला करेगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस जब हमको कहते हैं कि NRC कहते हैं जो आएगा वही नागरिक होगा, हम कहते हैं नरेंद्र मोदी। आप बताओ कि हम आर्टिकल 326 326 कहता है इस देश के नागरिक को ही वोटिंग राइट्स है। जब हम इस देश के नागरिक नहीं थे तो हमारा वोटर आईडी इनवैलिड था। अगर हमारा वोटर आईडी इनवैलिड है तो इस वोटर आईडी से वोट लिया गया पीएम, इस वोट से बना पीएम वो कैसे नहीं होता? और नाजायज है, इलीगल है। एक सीधा सवाल, बिल्कुल ही साफ सवाल, अभी तक जितने बार इन्होंने कहा, सरकार पूरे देश के मुसलमानों को कह रही है सरकार कि ये नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। इस पर आपकी क्या राय है? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
नागरिकता देने की बात करते हैं, ठीक है, ये हकीकत में नागरिकता छीनने की बात है। वो इस तरह से कि सीए के तहत जो है सबसे पहले तो ये करेंगे कि इनके जो सवर्ण लोग नहीं आएंगे एनआरसी के अंडर में, उसको क्या कहेंगे, तुम अपने आप को नागरिकता ले लो पाकिस्तान से या कोई भी यहाँ के हिंदू। हम ये कहते हैं कि नागरिकता तो ले लोगे पाकिस्तान से साबित करके कि हमें पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो या फिर बांग्लादेशी हो, ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं उनके वोटर राइट छीन जाएंगे, उनके अधिकार छीन जाएंगे, उनकी अगर सरकारी नौकरियां हैं तो उनकी छीन जाएगी। लेकिन वो तो बोलते हैं कि न हिंदू को डरना है न मुसलमान को डरना है इस एक्ट से। इस एक्ट में तो किसी न हिंदू को मतलब किसी परेशानी है न मुसलमान को परेशानी है। तो सिवाय सवर्णों को छोड़कर चाहे दलित हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध, ईसाई, सबको डरने की जरूरत है, क्योंकि इतना डेंजरस बिल है, इतना डेंजरस बिल है कि वो ये डिटेंशन कैंप हीटर वाली चाल चलना चाहते हैं, और वो करेंगे क्योंकि ये सिर्फ आप इनकी प्लानिंग नहीं होती, पूरे आरएसएस की प्लानिंग है और इजराइल से गाइड होते हैं। इसलिए ये इतना डेंजरस है कि पूरे देश को जो है ये बारूद बना रखा, और इस बारूद के जरिए पूरे देश को ब्लास्ट करना चाहते हैं और देश को बांटना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये देश विरोधी बिल है, संविधान विरोधी बोला, इसलिए वापस होना चाहिए। अच्छा, एक चीज, दिल्ली के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? वहाँ जैसे हिंसा बहुत तेज, बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो वहाँ आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, आप कहाँ खड़े हैं? क्यों नहीं ऐसा बयान देने वाले को, जो बीजेपी का जो है फाइनेंस कपिल मिश्रा हो, चाहे वो फाइनेंस राज्य मंत्री हो, वित्त राज्य मंत्री हो, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करवाते? आप क्यों नहीं ऑर्डर करते हैं फौरन इसको अरेस्ट करो? बयान तो फिर अगर देखा जाए तो एमआईएम की तरफ से भी आए, लेकिन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार की तो छोड़ दीजिए, सरकार से कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप शांति सौभाव बनाए रखिए, क्योंकि हर मजहब, कोई भी मजहब है वो पीस की बात करता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, इसलिए मैं सभी लोग शांति के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आप जो है आप दिल्ली को शांत रखे। और खुदा के बंदे तो हैं हजारों, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और ये जो सीए बिल है इसको वापस लेना चाहिए, और मैं इसके लिए मैं शेयर पढ़ता हूँ कि क्योंकि ये इंसानियत विरोधी बिल है, संविधान विरोधी बिल है, देश विरोधी बिल है, आइन विरोधी बिल है, कि जिस बिल से इंसान को मयसर ना हो इंसाफ, जिस बिल से इस देश को मयसर ना हो इंसाफ, जिस बिल से आइन हिंद को मयसर ना हो इंसाफ, जिस बिल से नागरिकता को मयसर ना हो इंसाफ, उस बिल के हर एक पन्नों को जला दो, उस बिल के हर एक पन्नों को जला दो, उस बिल के हर एक पन्नों को जला दो।